कल पढ़े थे, क्या पढ़े थे? आपको पता होगा अच्छे से कल क्या पढ़े थे, बताओ। फेरिंग्स के 3 पार्ट, नेजोफेरिंग्स। अच्छा ये हो चुका था, उसके आगे कुछ तो बताया था मैंने। एंटीरियर ओपनिंग बताई, साइड। हाँ ओपनिंग बताई थी। ट्रैकिया की ओपनिंग गलट है और इसोफेगस की ओपनिंग ग्लॉटिस है, सही है? हाँ सर। हाँ सर, क्या बात है ना, क्या बात है, बहुत नाम कमाओगे। ट्रैकिया की ओपनिंग गलत है, इसोफेगस की ओपनिंग ग्लॉटिस है। सर आपने उल्टा ये बोला। बोला मैंने, तो ध्यान कहाँ है? बताया था कैसे याद करना है, याद है? एक ही दिन में भूल गए? एक ही दिन में भूल गए, कैसे कैसे चलेगा ऐसे? बताओ क्या बताया था याद करने के लिए? ई से रिमेम्बर। ई से बताया था, करेक्ट है। ईसोफेगस ई से स्टार्ट होता है और ग्लॉटिस और गलट को देखो तो गलट में आता है ई। ठीक है, तो शब्दों को ध्यान से सुना करो कि क्या बोल रहा हूँ। चलो, तो एपिग्लॉटिस पढ़ लिया है। अब क्या होता है, दो ट्यूब डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो दो जो पैरेंट्स के जो दो ट्यूब डिवाइड होते हैं, एक को क्या कहते हैं, ट्रैकिया, और एक को कहते हैं ईसोफेगस। तो ईसोफेगस में एंट्री करना हमारे लिमिट के दायरे के बाहर है। क्यों? क्योंकि वो डाइजेशन चैप्टर में पढ़ा जाता है। अब कौन से ट्यूब में घुसेंगे? एंटीरियर ट्यूब में, दैट इज ट्रैकिया। ठीक है, तो अभी पढ़ते हैं हम अगला पॉइंट जो कि है लैरिंग्स। ठीक, देखो, तो ये शायद हमारा नोज नेजल चैम्बर हो गया, उसके बाद फारिंग्स हो गया। अब जो है थर्ड पॉइंट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज लैरिंग्स। तो एक जनरल चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ। लैरिंग्स ग्लॉटिस नाम के ओपनिंग के सबसे पीछे तरफ, सबसे पहले तरफ जो चीज रहेगा वो है लैरिंग्स, दैट इज आवाज प्रोडक्शन करने का डिब्बा। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर फारेंग जो है, जो दो ट्यूब में डिवाइड होता है। ठीक है, इस तरफ से थोड़ा ज्यादा ही आगे बना दिया है, बट यहाँ पर फारेंग दो ट्यूब में, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर, जस्ट एट द ओपनिंग ऑफ द ग्लॉटिस, जस्ट एट द ओपनिंग ऑफ द ग्लॉटिस लैरिंग्स वुड बी प्रेजेंट। ठीक है, मेरी स्टिक कहाँ गई? हाँ, तो ये क्या था हमारा लैरिंग्स। ये लैरिंग्स कहाँ होगा? ट्रैकिया के सबसे टॉप पर लैरिंग्स होगा, और उसी लैरिंग्स के ऊपर ये जो ओपनिंग है ना, ये वाली, दिस वुड बी ग्लॉटिस। तो ये ग्लॉटिस है। तो आपको अगर सवाल आता ही है कि अरेंज द ओपनिंग्स, तो आपको पहले नोज से जाना है, नोज से नेजल चैम्बर, फिर आप फारेंक्स में उतरोगे, एरो एरो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन देते हैं कि इसके बाद क्या आएगा, फारेंक्स के बाद लैरिंग्स। अब वो एयर के पाइप से एंटर करेगा, तो फारेंक्स के बाद अगला पार्ट लैरिंग्स को मत टिक करना, समझ रहे हो? सबसे पहले ग्लॉटिस नाम की ओपनिंग, उसके बाद लैरिंक्स, उसके बाद ट्रैकिया। मतलब अगर ये ट्रैकिया है, विंड का पाइप, तो उसकी ओपनिंग का सबसे पहले नाम लिखोगे। ठीक है, तो अगर गेट है, मैं मानता हूं कि गेट है, पर गेट के रास्ते के लिए जाने के लिए कोई जगह तो चाहिए। तो वो जगह जहां से गेट ओपन होगा, वो जगह का सबसे पहले नाम आएगा ना कि गेट पहले। राइट, तो उसी तरीके से ट्रैकिया में सबसे पहले ऊपर नाम क्या लिखा जाएगा? ग्लॉटिस आता है, और ग्लॉटिस के बाद क्या आएगा? यहाँ पर वो वॉइस का डब्बा कॉल्ड एज लैरिंग्स। उस लैरिंग्स के बाद जो आएगा वो है ट्रैकिया। तो ये कहना कहीं भी गलत नहीं होगा कि ग्लॉटिस एंड लैरिंग्स। माइक चालू है किसी का? शिवम काले, कहाँ ध्यान है बेटा? थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दे लेते हैं। 40 मिनट मिले हैं सिर्फ, बहुत मुश्किल से मिलते हैं दिन में 40 मिनट। तो लैरिंग्स और ग्लॉटिस दोनों भी किसका पार्ट होते हैं? ट्रैकिया का पार्ट होते हैं। तो ट्रैकिया का फर्स्ट इनिशियल पार्ट कौन होता है? ग्लॉटिस होता है। ठीक है, मैं एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस बता रहा हूं, तो आपको नोज, नेजल कैविटी, फिर जाना फारेंक्स में, फारेंक्स के बाद लैरिंग्स को मत टिक कर देना। अगर ऑप्शन में आपको ग्लॉटिस दिया हुआ है, और अगर आपको ऑप्शन में लैरिंग्स भी दिया हुआ है, सो यू विल नॉट चूज लैरिंग्स फर्स्ट। आपको पहले ग्लॉटिस चूज करना पड़ेगा। मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में ऊपर से नीचे जाओ, इस ऑर्डर में रहता है, तो ग्लॉटिस पहले, उसके बाद लैरिंग्स। ठीक है, और फिर ट्रैकिया रहेगा तो वो सवाल कहीं ना कहीं गलत है। बोलने का मतलब ट्रैकिया के हिस्से में ही दोनों चीज आती है। ये पूरा ट्रैकिया विंड पाइप है, तो इसके स्टार्टिंग में ग्लॉटिस आता है और उसके बाद लैरिंग्स आता है। तो पूछने वाला बेवकूफी नहीं करेगा इस तरीके से। मतलब आपको ट्रैकिया भी दे दिया, लैरिंग्स भी दे दिया और ग्लॉटिस भी दे दिया। या तो ट्रैकिया देगा, उसके बाद आने वाले पार्ट्स देगा।
ट्रैकिया नहीं दिया है तो ट्रैकिया की जगह क्या दे सकता है, विंड पाइप की जगह क्या दे सकता है, उसकी ओपनिंग ग्लॉटिस, या उसके बाद आने वाला नेक्स्ट पार्ट लैरिंक्स। तो यू आर क्लियर व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द लैरिंक्स? लैरिंक्स इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द at the topmost part of the trachea. आप यहाँ लिख सकते हो what is the location, what is the position of larynx. It is present at the anterior topmost part of the trachea और windpipe. trachea और windpipe के सबके topmost part में anterior side में या superior side में सबसे ऊपर तरफ क्या present है, larynx. तो मैंने पोजीशन बता दिए, पोजीशन पूछा जाता है तो आप पोजीशन समझ चुके हो, जस्ट ऊपर है। चलो किसके, ट्रैकिया के। अब इसका फंक्शन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कुछ जनरल फंक्शन आपको पता है, वॉइस बॉक्स है, वॉइस प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लैरिंक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉइस बॉक्स। ठीक है, वॉइस बॉक्स है। अंदर से कैसा है, खाली है। मतलब क्या, कोई चीज भरी रहेगी और कोई चीज खाली रहेगी। कौन सी चीज ज्यादा आवाज प्रोड्यूस करेगी? सिंपल सोच लो, एक बॉटल लो, पानी की बॉटल मेरे पास है, ठीक है, तो पानी की बॉटल है। तो पानी की बॉटल जब भरी है, बायोलॉजी में बहुत चीज काम आती है, अच्छे से देखना। जहां पर आपको ये शब्द दिखे, जहां पर आपको ये शब्द दिखे हॉलो है, इसका ये मतलब मत समझना वो पूरा खोखला है, ठीक है, उसमें कुछ भरा नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मैं लिख रहा हूं वॉइस बॉक्स और लैरिंक्स इज हॉलो, हॉलो का मतलब खाली है, तो खुद ही लॉजिक लगाओ। बॉटल में अगर पानी भरा हुआ है तब मैं इसको टैप कर रहा हूँ, एक ये वाला कंडीशन, तब मैं इसको मार रहा हूँ। जितना आवाज प्रोडक्शन हुआ है, जितना नॉइज प्रोडक्शन हुआ है या जितना साउंड प्रोडक्शन हुआ है, लेट अस कंसीडर इट एज एक्स। ठीक है, राइट। अब जब मैं पूरा पानी पी लूंगा या पूरा पानी खत्म कर दूंगा, डोंट इमेजिन कि मैं पूरा पानी अभी पीने वाला हूँ, बट ये बॉटल जब पूरी खाली हो जाएगी तब मैं इसको टैप करूंगा ना, आई गारंटी द साउंड प्रोडक्शन एट द सेकंड टाइम when the bottle is empty, that sound would be produced as of more intensity as of when the water is present inside the bottle. क्लियर है? तो जब पानी बॉटल के अंदर है तब उतना साउंड प्रोडक्शन नहीं हो सकता। जब बॉटल खाली है तब टैप करके देखना, तब साउंड का प्रोडक्शन, तब साउंड की इंटेंसिटी, तब साउंड के वाइब्रेशन ज्यादा होंगे। क्लियर है टॉपिक? तो यही सोचा जाए लैरिंक्स के लिए, तो क्या सोच सकते हो, लैरिंक्स को अंदर से पूरा मतलब हॉलो रखूं कि उसको भर दूं कोई भी चीज से, समझ रहे हो? तो अगर लैरिंक्स को मैंने एम्प्टी नहीं रखा, हॉलो नहीं रखा, उसको भर दिया, तो पहली बात तो नीचे से एयर बाहर निकल नहीं पाएगी। सब चीज लॉजिकली सोचना है, एयर बाहर निकल नहीं पाएगी तो बेसिकली वो हॉलो है, तो उतना ज्यादा साउंड प्रोडक्शन करनी, वो भरा हुआ है तो उतना तेजी से साउंड प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। आवाज जो है, मतलब हम बोल पा रहे हैं उसकी मदद से बोल पा रहे हैं, तो अगर वो हॉलो नहीं होगा तो क्या एयर इन एंड आउट जा पाएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो एंट्री गेट है मंदिर का, ठीक है, जहां पर क्या होती है, दक्षिणा देकर जाना पड़ता है एयर को, ठीक है, कि यहीं से पास आउट होगी वो। गेटिंग? तो लैरिंक्स इज द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ ट्रैकिया। पूरे ट्रैकिया का सबसे ऊपरी हिस्सा कौन है, ये मानकर चलो लैरिंक्स है। तो लैरिंक्स अंदर से देखो तो ऐसा ट्यूब जा रहा है, सपोज दैट ये लैरिंक्स है, तो लैरिंक्स कुछ इस तरीके से एक वॉइस बॉक्स है, उसके अंदर देखो तो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ भरा हुआ दिख रहा है, बट लैरिंक्स के अंदर देखो तो खाली दिखेगा, खाली इन द सेंस हॉलो दिखेगा। तो सर उसमें कुछ भी चीज नहीं होगी, होगी कौन सी चीज? साउंड प्रोडक्शन करने के लिए जो कॉर्ड्स लगते हैं, जैसे आपने वायलिन या गिटार बजाते हुए पर्सन को देखा है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहता है उसका, इस तरीके से, मैंने तो कभी बजाया नहीं है, बट कुछ ऐसा रहता है, और यहाँ पर रहती है स्ट्रिंग्स, ठीक है, थोड़ा पिक्चर विक्चर देखिए तो थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर याद है। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रहता है उसका, तो ये इस तरीके से नहीं होगा, सिंगल नहीं होगा, मतलब ये डबल होगा, ऐसा होगा, राइट। तो इंटरनल जितना भी पोर्शन है ना वो एम्प्टी होगा, खाली होगा, भरा नहीं होगा, उसमें पेपर वगैरह भर के रखेगा ना वो, तो आवाज का जितना प्रोडक्शन होना चाहिए, जितना वॉइस आना चाहिए उतना नहीं आएगा। इसलिए इंटरनल पोर्शन कैसा रखा जाता है, खाली, ताकि आवाज गूंजे और ज्यादा से ज्यादा वॉइस का प्रोडक्शन हो। तो इसके ऊपर क्या रहती है, ऐसे स्ट्रिंग्स रहती है। ठीक सेम लॉजिक लैरिंक्स या वॉइस बॉक्स के लिए अप्लाई करो। ये कैसा है, ये गिटार जो है वो अंदर से कैसा है, खाली, ये देखो लिखा है वर्ड, सिर्फ लग नहीं रहा है कि खाली है, बट हॉलो का मतलब वही होता है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें सर तारे हैं, तरंगे हैं, ठीक है, जिसको हम वाइब्रेट कर साउंड का प्रोडक्शन करते हैं, राइट।
तो सेम एग्जैक्टली यहाँ पर भी वही चीज है। अब पहली बात आप ये समझो कि इज लैरिंग्स मेड अप ऑफ एनी बोनी स्ट्रक्चर, क्या लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स है ये कोई बोनी स्ट्रक्चर का बना हुआ है ना? तो इट इज टफ, आई एग्री इट इज टफ, बट इट इज नॉट मेड अप ऑफ एनी ऑफ द बोन, इट इज मेड कार्टिलेजिनस। ठीक है, कार्टिलेजिनस सब्सटेंस का बना होता है कौन? हमारा लैरिंग्स। ठीक है, तो आप यहाँ पर पैल्प करो तो ये वाला रीजन जो है यही आपका लैरिंग्स है, बट आपको दोनों के मतलब मेल और फीमेल के लैरिंग्स में थोड़ा बहुत अंतर आएगा, उसका रीजन समझ लेंगे हम। बट कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है, ये बात सबसे पहले आप समझो। ठीक है, कार्टिलेजेस वो एक कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर है। चलो, अब जो आगे बात हमको समझना है कि अगर मैं लैरिंग्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो वहां 2 पेयर ऑफ स्ट्रिंग्स रहते हैं। कितने? 2 पेयर। तो जूता या शूज 1 पेयर है, इसका मतलब कितने जूते हैं? 2। तो पेयर का मतलब सबको क्लियर है, 2 पेयर मतलब 4 स्ट्रिंग्स रहेगी, 4 कॉर्ड्स रहेगी। तो मैं इस तरफ ड्रॉ करता हूं, ये है सपोज करो मेरा लैरिंग्स, दिस इज द लैरिंग्स। ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाया है आपको विजिबल होने के लिए, राइट। तो इस लैरिंग्स में आपको क्या दिखती है? स्ट्रिंग्स दिखती है, कॉर्ड्स दिखती है। ठीक है, उस स्ट्रिंग्स को मैं कुछ इस टाइप से ड्रॉ करता हूं, ये एक स्ट्रिंग मतलब ये 1 पेयर ऑफ स्ट्रिंग्स। ठीक है, एंड दिस इज योर नेक्स्ट पेयर ऑफ स्ट्रिंग, मतलब 2 ऐसे स्ट्रिंग्स है या कॉर्ड्स है, एक अपर वाला एक लोअर वाला। तो इसको मैं लेबल कर देता हूं। ठीक है, ये मेरा अपर 2 वोकल कॉर्ड्स है। वोकल किसके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है? जहां पर भी साउंड का प्रोडक्शन हो वहां पर शब्द इस्तेमाल किया जाता है वोकल। ठीक है, जैसे ऑप्टिक मैंने बताया आइज के लिए इस्तेमाल होता है, ऐसी वोकल किसके लिए? वॉइस के लिए इस्तेमाल होगा। तो इसके लिए नाम क्या लिखूंगा? लोअर 2 वोकल कॉर्ड, राइट। अब पॉइंट फोकस करना, द लोअर वोकल कॉर्ड इज ट्रू वोकल कॉर्ड एंड द अपर वोकल कॉर्ड इज फॉल्स। इसको फॉल्स वोकल कॉर्ड कहा जाता है, इसको ट्रू वोकल कॉर्ड कहा जाता है। ठीक है, और एक चीज बता रहा हूं, जहां पर भी जीव शास्त्र में, बायोलॉजी में, जहां पर भी आपको फॉल्स दिखा या ट्रू दिखा, एक पॉइंट समझ जाना, जिस प्रकार से वो फंक्शन करना चाहिए था वैसा नहीं कर रहा है, इसलिए उसका नाम फॉल्स रखा है। हमेशा कहीं पर भी जैसा फंक्शन करना चाहिए था वैसा ही फंक्शन कर रहा है, तब उसका नाम ट्रू लिखा जाएगा। मतलब सर 4 स्ट्रिंग्स है, 4 कॉर्ड्स है, ये किसके नीचे है? अगर इसको देखूं मैं इस प्रकार से, तो यहाँ पर मेरा ट्रैकिया होगा और ट्रैकिया के टॉप मोस्ट पार्ट में यहाँ पर लैरिंक्स होगा। कितने कॉर्ड्स है? 2 इधर ऐसे आ रही है और 2 इधर जा रही है, मतलब 4 वोकल कॉर्ड्स है। 4 वोकल कॉर्ड्स में फंक्शनल कितने हैं, ट्रू कितने हैं? तो ट्रू है नीचे वाले 2, ऊपर वाले 2 फंक्शनल नहीं है। अब इसका रीजन हम अभी नहीं समझ। सर आप 4 वोकल कॉर्ड्स हमारे अंदर प्रेजेंट है। सर आप दिख अटक रहे गए हो? हो? अब दिख रहे नहीं हैं। सर दिख रहे हो। दिख रहा हूं ना मैं? हाँ तो ऊपर के 2 वोकल कॉर्ड से नीचे के 2 वोकल कॉर्ड। फैन चालू कर दिया इसलिए आवाज नहीं आ रही क्या? गर्मी लग रही थी इसलिए चालू कर लिया। अगर आवाज नहीं हो रही अभी तो बता देना, मैं फैन बंद कर दूंगा। ठीक है, तो फॉल्स ऊपर वाले, नीचे वाले ट्रू। अब नेचर ने 4 वोकल कॉर्ड्स दिए हैं लेकिन फंक्शनल रखे हैं सिर्फ 2। ठीक है, तो बॉडी में बहुत सारी ऐसी जगह रहती है जो चीज काम की नहीं रहती है, जैसे ईयर लोब, ये नीचे वाला जो लटकते रहता है ईयर लोब, वो लड़कियों की इयरिंग्स लगाने के अलावा कोई भी काम में नहीं है। ठीक है, ऊपर वाला पिन्ना मैं एक हद तक मान सकता हूँ कि वो साउंड को कलेक्ट करने में हेल्प करता है, बट ये नीचे का जो ईयर पिन्ना है ना, जैसे मदी जिसमें क्या लगाया जाता है, कान की बालियां, वो कुछ भी फंक्शनल नहीं है, वो वेस्टिजियल है। तो और एक बात, जहां पर भी आपको नॉन फंक्शनल दिखा या काम की चीज नहीं दिखी, बॉडी में प्रेजेंट तो है बट बिना काम किए, कोई ऐसा फंक्शन नहीं कर रही है खास, उसको वेस्टिजियल, मैं इसको कैसे याद रखता हूँ,
जो बॉडी में जो घर में काम चीजें नहीं है उसको हम वेस्ट बोलते हैं। काम की नहीं है पापा, वेस्ट पेन है, फेंक दो इसको, वेस्ट। बट बॉडी में ऐसी चीज बहुत सारी है जो काम की नहीं है या फंक्शनल नहीं है, तो क्या निकाल के फेंक दोगे? ऐसा नहीं चलेगा ना, वो रहेगा वहीं पर बट फंक्शन नहीं कर रहा है। तो ऊपर वाले जो दो वोकल कॉर्ड्स है दे आर कॉल्ड एज वेस्टिजियल। अब फॉल्स है ट्रू है, मतलब क्या? द लोअर टू आर वाइब्रेटिंग, ये साउंड का प्रोडक्शन कर पाते हैं, ये वाले नहीं। ठीक है, तो जैसे जैसे इवोल्यूशन होगा, मतलब जैसे जैसे वेरिएशन आएगा आगे जाकर हम हमसे भी मॉडिफाइड आगे स्पीशीज आएंगे। जैसे हमारे स्पीशीज पहले कौन थे आपको पता है? वो ओल्ड वर्ल्ड मंकी, हम नए वाले मंकीज है। तो इसी टाइप से हमसे भी मॉडर्न जनरेशन वाले स्पीशीज आएंगे। तो शायद तक इवोल्यूशन से और बुक से कि ये जो ऊपर के दो वोकल कॉर्ड्स है ये फंक्शनल होना स्टार्ट हो जाएंगे, बट एट प्रेजेंट इट इज नॉट फंक्शनल। तो जो गूंगा होता होगा उसमें वोकल कॉर्ड एब्सेंट रहने के कारण वो क्या करता है, ऐसा करते तो रहता है बट वो साउंड प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। व्हाई? बिकॉज द वाइब्रेशन, ये तो कॉर्ड्स आर नॉट वाइब्रेटिंग। आपने देखा होगा कर्नाटका में एक डिवाइस फिक्स करता किया जाता है, यहाँ पर रिसेंटली कर रहे हैं अभी, तो उनकी आवाज थोड़ी अलग टाइप से निकलती है, पर निकलती है। तो आजकल सर्जरी भी निकल चुकी है जिससे लैरिंक्स जो है आर्टिफिशियली वो एक डिवाइस डालते हैं जिसके कारण आवाज जो है वेरी स्मॉल अमाउंट में लेकिन डिफरेंट टाइप, जैसा ह्यूमन का रहता है ना, थोड़ा सा उससे अलग वॉइस का प्रोडक्शन होता है। तो वॉइस का प्रोडक्शन बेसिकली किस किस मैकेनिज्म से डील करता है? इट डील्स विथ व्हेन द एयर इज कमिंग आउट ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ द ट्रू वोकल कॉर्ड। मतलब ट्रू कौन से है? नीचे वाले दो। तो नीचे वाले जो दो वोकल कॉर्ड्स है उनके वाइब्रेशन के कारण, ये इनके वाइब्रेशन के कारण साउंड बाहर निकलता है, वॉइस बाहर प्रोड्यूस होती है। तो ये खाली क्या है? खाली डब्बा है, इसके अंदर चार वोकल कॉर्ड्स लगी हुई है, दो ऊपर वाली और दो नीचे वाली। तो ये ऐसा बॉक्स है, ऐसा। ठीक है, अगर इसको उठाकर इस तरफ से देखो तो कितने कॉर्ड्स है? चार कॉर्ड्स है। ठीक है, चार में से कितने कॉर्ड फंक्शनल है? नीचे वाले दो, ऊपर वाले दो फंक्शनल नहीं है। अब मैं इसको लर्न कैसे करूं सर, ऊपर वाले दो और नीचे वाले दो? तो सिंपल है, मैं सांस अंदर लेकर बात कर सकता हूँ क्या? कभी ट्राई करो। और आपको समझ रहा है क्या? मतलब आवाज में अंदर ले भी सकता हूँ ना, तब भी मैं बोल नहीं पाऊंगा। खुद ट्राई करके देखो, सांस अंदर लो और बात करने की कोशिश करो। ठीक है, ऐसे तो बाहर सांस लेकर बात करोगे, बट अंदर सांस लेके बात करने की कोशिश करो। पॉसिबल हो रहा है क्या? नहीं होगा पॉसिबल। ट्राई कर लो खुद ही। ठीक है, मैं ट्राई नहीं करूंगा, मैंने बहुत बार कर चुका हूँ। तो माइक ऑफ करके ट्राई करना। So when you will take the air inside, you will not be able to produce the sound. आप आवाज नहीं निकाल सकते। तो एयर कहाँ से आती है? एयर नीचे से आती है। तो कौन सा वोकल कॉर्ड फंक्शनल रहना चाहिए? नीचे वाला। इस तरीके से लर्न करो। ऊपर वाला फॉल्स है, नीचे वाला ट्रू है। हाउ टू लर्न? एयर शुड कम आउट, then only the voice production will initiate. So in order to initiate the voice production, the vocal cord should vibrate. तो सिंपल मैकेनिज्म है गिटार। ठीक, गिटार में स्ट्रिंग वाइब्रेट होती है, अंदर का बॉक्स हॉलो रहता है, एयर आउट आएगी तो वहां पर स्पेस रहती है जहां से एयर अंदर जा सकती है। तो वाइब्रेशन क्या करता है? एयर को सक करता है, बार बार खींचता है, जिसके कारण वॉइस का प्रोडक्शन होता है। तो इसी तरीके से जब यहाँ से एयर आएगी तो एक खाली बॉक्स में क्या होगा? एक खाली बॉक्स लैरिंक्स, इसमें स्ट्रिंग जो है वोकल कॉर्ड समझ रहे हो ना? कॉर्ड मतलब स्ट्रिंग। ठीक है, आप लिख सकते हो इसको, और एक नाम क्या कहा जाता है? स्ट्रिंग्स है ये, किसके? वॉइस प्रोडक्शन के स्ट्रिंग्स है, राइट। तो अपर वन द टू आर कॉल्ड एज फॉल्स, और दूसरा इसलिए क्या वो शब्द लिखते हैं हम? फॉल्स, या तो वेस्टिजियल। और एक मैंने आपको वेस्टिजियल पार्ट बता दिया बॉडी में, आपके ईयर में ये जो पिन्ना है, पिन्ना ईयर का पिन्ना, बेसिकली ईयर लोब, पिन्ना ये है। ईयर लोब भी वेस्टिजियल है, काम का नहीं है, कुछ का रहता तो है बट फंक्शन नहीं करता। इसी प्रकार से बॉडी में आपके लैरिंग्स में या वॉइस बॉक्स में ऊपर के जो कॉर्ड्स है वो क्या है? फॉल्स है। दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन प्रोडक्शन ऑफ साउंड। सो इज दिस ट्रू स्टेटमेंट दैट ह्यूमन लैरिंग्स have 4 vocal cords? Answer is yes. It is true statement. Is this true statement that all the 4 vocal cords present in the larynx help in the production of the sound? Answer is no. Or answer is false. Is this true statement that from all the 4 vocal cords
two chords are functional and two chords are non-functional, right? It is also true. चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट, अलग अलग टाइप से आपको क्वेश्चन आ सकता है. नेक्स्ट स्टेटमेंट, क्वेश्चन इज द टू कॉर्ड विच आर पोस्टीरियर टू द लैरिंक्स, मतलब लैरिंक्स के नीचे तरफ है, ठीक है, या इंफीरियर तरफ है, ठीक है, एंड द टू वोकल कॉर्ड्स विच आर सुपीरियर टू द लैरिंक्स, लैरिंक्स के रेस्पेक्ट में दो कॉर्ड्स नीचे और दो कॉर्ड्स ऊपर है. नीचे वाले को मैं बोलूंगा नीचे वाले को मैं बोलूंगा इंफीरियर कॉर्ड, टू इंफीरियर कॉर्ड एंड टू सुपीरियर कॉर्ड. द इंफीरियर कॉर्ड मतलब नीचे वाले आर नॉन फंक्शनल, गलत स्टेटमेंट है, नीचे वाले ट्रू है. तो कैसे लर्न करोगे? एयर को सर यहां से बाहर निकलना चाहिए. सर आप बोल रहे हो ना एयर बाहर निकल रही होगी, तो एयर बाहर निकल रही है तो गले पर हाथ लगाकर देखो. इस तरीके से जब आप बोल रहे हो तो आपको यहाँ पर वाइब्रेशन महसूस होगा, एक तरीके का, ठीक है, वाइब्रेशन महसूस होगा. हेडफोन लगाकर देखना अच्छे से होगा. तो ये जो वाइब्रेशन हो रहा है किसके कारण हो रहा है? लैरिंक्स के जो नीचे के दो वोकल कॉर्ड्स है वाइब्रेट कर रहे हैं, और जितना भी साउंड एनर्जी यहाँ पर कलेक्ट हो रही है या एयर के थ्रू, वो एयर ही है जो साउंड को प्रोडक्शन में इनिशिएट करेगा, ठीक है. सो एयर विल पास आउट फ्रॉम द लैरिंक्स टू द फेरिंक्स आउट टू द माउथ. समझ रहे? लैरिंक्स से एयर बाहर कहाँ निकलेगी? फेरिंक्स में. फेरिंक्स से कहाँ जाएगी? माउथ के थ्रू या ओरल कैविटी के थ्रू बाहर आ जाएगी एयर. इस टाइप से हम बोल पाते हैं. तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ द टू वोकल कॉर्ड, जो नीचे की लोअर टू वोकल कॉर्ड दे आर ट्रू. और एक स्टेटमेंट लिख सकता हूं, वेस्टिजियल के ब्रैकेट में लिख देता हूं यहां पर, दे आर नॉन फंक्शनल. और ट्रू के सामने लिख देता हूं दे आर फंक्शनल. इतना कॉपी कर लो, लैरिंक्स से रिलेटेड और स्टडी करते हैं, ठीक है. तो एयर का पाथवे, जो ऑक्सीजनेटेड एयर है वो कुछ इस तरफ से जाएगी. एयर मतलब ये लोअर पोर्शन है, यहाँ से क्या स्टार्ट होगा? यहाँ से ये पूरा ट्रैकिया है, दिस इज टोटल ट्रैकिया. तो ट्रैकिया ये क्या है? दिस इज ट्रैकिया. अच्छे से ड्रॉ करके लिख लो अपने, जैसे भी आपके हैंड राइटिंग है. तो ट्रैकिया के टॉप मोस्ट पार्ट में लैरिंक्स होता है और उसके ऊपर क्या होगा? ग्लॉटिस होगा. चलो, अब दूसरी जो चीज है, जो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है वॉइस बॉक्स, बॉडी में अलग अलग टाइप के कार्टिलेज रहते हैं, ठीक है. जैसे मैंने आपको एक कार्टिलेज बताया, याद है? फीमेल में जो उनकी पेल्विक रीजन है, हिप नहीं है, हिप रीजन नहीं, मैंने आपको नेम सजेस्ट कर दिए, बता दिए किस बॉडी के पार्ट को किस टाइप से लर्न किया जाता है. ये पेल्विक रीजन है. तो पेल्विक रीजन की जो बोन है, हिप बोन, ठीक है, पेल्विक रीजन की हिप बोन जो है, जिसको अलग अलग नाम भी है, वो फाइबर से जुड़े हुए रहते हैं. तो कौन सा कार्टिलेज है? वहाँ फाइबर, ठीक है. इसी टाइप से यहाँ पर जो कार्टिलेज है, अब वोकल कॉर्ड्स है, लाइफ बल वाइब्रेट करता रहेगा. तो इसका कैसा नेचर रहना चाहिए? थोड़ा बहुत वाइब्रेट भी हो सके, अपने ओरिजिनल पोजीशन पर भी आ सके. और वाइब्रेशन कैसा होता है? अपनी मेन पोजीशन को छोड़ के दूसरी पोजीशन पर जाता है. मैं वाइब्रेशन शो नहीं कर सकता, बट एक जनरल आपको 3D डायग्राम दिखाने की कोशिश करता हूँ. ये लैरिंक्स है, नीचे के दो वोकल कॉर्ड इस टाइप से, ये क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे. तो ये कुछ यहाँ नीचे और ये भी कुछ यहाँ ऊपर और यहाँ ऊपर, राइट. मतलब इतना सरफेस एरिया दोनों कवर अप कर लेंगे. असलियत वाला वोकल कॉर्ड ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला बस. बट आपको ऊपर थोड़ा वेरिएशन दिख रहा है, नीचे थोड़ा वेरिएशन दिख रहा है. मतलब ये क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि एयर बाहर जा रही है. तो इसकी वाइब्रेशन के कारण अब बोल पाते हैं. अब एक पॉइंट फोकस करो, इसको लाइफ टाइम बोलना है, करेक्ट है. बहुत ज्यादा वाइब्रेट करना है, अपनी मेन पोजीशन छोड़ के ऊपर भी जाना है, मतलब वाइब्रेट भी करना है और नीचे भी आना है. मतलब इसका नेचर फाइबरस कार्टिलेज नहीं रख सकता. फाइबरस रख दूंगा तो क्या है पता है? फीमेल का जो हिप बोन है, ये वाला एरिया, ये सिर्फ प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन के टाइम पर ही फ्लेक्शन करता है, रिलैक्सेशन करता है. बाकी टाइम पर ये जॉइंट रहता है, बाकी टाइम पर ये इस तरीके से रहता है, ठीक है. यहाँ पर रहता है बेबी, फिर कुछ इस तरीके से डिसेंड करता है और बेबी नीचे आता है. तो फाइबरस जो कार्टिलेज रहता है हिप बोन फीमेल का, ऐसा फिक्स रहता है. यहाँ पर फाइबरस कार्टिलेज डाल दूंगा ना मैं, तो क्या होगा पता है? पहली बात, यहाँ बोन नहीं डाल सकता. बोन मूव करती है क्या? वाइब्रेट करती है? तो बोन तो डाल ही नहीं सकता मैं गले वाले रीजन में.
मतलब लैरिंग्स में कार्टिलेज का बना हुआ है पूरा। तो कौन सी कार्टिलेज लगाऊं? फाइब्रस डाल सकता हूँ तो फाइब्रस डालूंगा तो इतना फाइबर जैसा इतना हार्ड है कि वो लैरिंग्स को बिल्कुल सख्त रखेगा, हिलने ही नहीं देगा। जैसे प्यूबिक बोन, यहाँ की बोन, हिप बोन एकदम अटैच रहती है। एक हार्मोन आता है प्रेगनेंसी के टाइम पर जो बोलता है चलो बेटा डायलेट करो, बच्चे को बाहर निकालना है। तो ये बोन क्या करेंगे? डायलेट करेंगे, बच्चा बाहर आएगा। तो छोटा सा बेबी, ठीक है, वो बाहर आएगा। जनरली क्या रहता है? जॉइंट रहता है। तो कौन सा कार्टिलेज रहता है? फाइबर। डाल दो यहाँ फाइबर, स्क्वायर नहीं होगा, क्यों? वाइब्रेट ही नहीं करेगा। तो ये जो पूरा बॉक्स है लैरिंग्स का, यहाँ पर ये पूरा लैरिंग्स का जो बॉक्स है, इसको मैं फाइब्रस कार्टिलेज का नहीं बना सकता। ये कार्टिलेजिनस तो है बट ये इलास्टिक टाइप के कार्टिलेज का बना हुआ होता है। कौन सी कार्टिलेज? इलास्टिक कार्टिलेज। So the larynx or the voice box is made up of which type of cartilage? Answer is elastic. ठीक है, और एक नाम लिख लो आप। चलो ये सफिशिएंट है, बाकी ये सफिशिएंट है, इतना कॉपी कर लो। इसके आगे मैं आपको स्टेटमेंट लिख कर देता हूँ कि मेल और फीमेल के लैरिंग्स में क्या डिफरेंस होता है। हैव यू ऑल कॉपीड? मैं आगे मूव करूं? हाँ सर। चलो देखो, तो याद रखना अच्छा आपका टेस्ट होगा संडे को एंड टॉपिक विल बी ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का जो अब तक पढ़ा है वो। ठीक है, संडे को सेम टाइमिंग 1 बजे, राइट। और टॉपिक क्या होगा? अब तक जो कुछ पढ़ा है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इंक्लूडिंग सैटरडे तक जो भी पढ़ाऊंगा वो सब देखो। तो देयर इज डिफरेंस। किसमें डिफरेंस है? वोकल कॉर्ड जो वाइब्रेट करती है, ट्रू वोकल कॉर्ड जो वाइब्रेट करती है, उसमें डिफरेंस। तो यहां लिखता हूं मैं ट्रू वोकल कॉर्ड, इसमें डिफरेंस है। किसमें? इन मेल एंड इन फीमेल। ये आपको पता है इसका सिंबलाइजेशन क्या होगा? कहीं नहीं जाना है और ये वाले जाना है, राइट। तो मेल एंड फीमेल में वोकल कॉर्ड जो है उसमें डिफरेंस रहता है। देखो अब जनरल में आपके घर में जो भी छोटा बच्चा होगा ना, छोटा बच्चा इन द सेंस 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे ईयर्स के, और जो छोटी बच्ची भी होगी सेम एज के, आप दोनों को अच्छे से बैठकर एक्सपेरिमेंट करना, नेचुरल एक्सपेरिमेंट, दोनों के साथ बैठना, दोनों को हेलो बोलना। ठीक है, अब हेलो मुझे नहीं है, खुद को सर आपकी आवाज नहीं- आवाज आ सर रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही सर अभी। हाँ सर सर आ रही है माझी आवाज तुम्हाला येत आहे काय? सर हो ये येत आहे। सर अब भी आ रही। चलो कॉल आ गया तो सॉरी, एक सेकंड ना, कॉल बीच में आ जाता है तो कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो जाता है। छोटे से दो बच्चे एकदम गोद वाले नहीं है, 6 to 7 ईयर्स के बच्चों को साथ में बैठाना, लॉजिकली सोचना है यार चीज, दोनों की आवाज आपको एक जैसी लगेगी। एक लड़की जब आपको हेलो बोल रही है ना, और एक लड़का जब आपको हेलो बोल रहा है, छोटे उम्र वाले, आपको लगेगा ही नहीं कि किसने किसको बुलाया, मतलब ये लड़के की आवाज है कि लड़की की आवाज। बचपन में जब मैं छोटा था आई वॉज गेटिंग कंफ्यूज, मतलब धीरे धीरे जब मैं बड़ा हुआ तब मुझे ये बात का तो अंतर पता था कि बॉय कट के हिसाब से मैं बिल्कुल नहीं समझ पाता हूँ कि लड़का है कि लड़की। पहला स्टेटमेंट, बाल के हिसाब से तो समझ, क्योंकि दोनों के एक जैसे बाल रहते हैं। दूसरा स्टेटमेंट, बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से भी उतना कुछ ज्यादा वेरिएशन नहीं रहता है, दोनों भी लगभग सेम ही दिखते हैं। एकदम से लड़का थोड़ी मस्कुलर हो जाता है और एकदम वैसे सिंगम जैसे चल रहा है, और लड़कियां बेचारी, ठीक है, ज्यादा लड़कियां बेचारी इन द सेंस लड़कियों में ज्यादा मस्कुलर नेचर नहीं रहता है इस टर्म्स में बेचारी, बाकी रेस्पेक्ट में बेचारी नहीं है, ठीक है, वो लड़कों को भी टक्कर दे देती है। बट अगर कंपेयर करो, मैंने क्या कंपेयर किया कि दोनों के बॉडी स्ट्रक्चर में आपको कोई ज्यादा चेंजेस नहीं दिखेगा जब छोटे रहते हैं तब,
और ना हेयर्स में चेंजेस दिखेगा और ना वॉइस में चेंजेस दिखेगा। मतलब एक चीज फिक्स है। एक शब्द है जिसको प्यूबर्टी कहा जाता है। प्यूबर्टी, प्यूबर्टी इज द एज in which the female reproductive system start to develop and the male reproductive system start to develop। मतलब धरती पर आकर सभी व्यक्तियों का एक मकसद है, अपने से किसी दूसरे को प्रोड्यूस करके भगवान की तरफ वापस जाना। ये मकसद याद रखना। बायोलॉजिकली व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? टू ब्रीड एंड प्रोड्यूस द यंग वन। बच्चे पैदा करके ही समाप्त होकर भगवान के पास जाना है। ये लाइफ का रूल है अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी। तो इसके लिए तो गैमेट्स चाहिए, क्योंकि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, हमको गैमेट्स चाहिए। तो गैमेट प्रोडक्शन के लिए मेल के पास टेस्टिस है, फीमेल के पास ओवरी है। तो दोनों क्या प्रोडक्शन करेंगे? गैमेट प्रोडक्शन करेंगे। ठीक, अब अच्छे से सुनना। टेस्टिस नाम का एक ग्लैंड है या ऑर्गन है मानकर चलो, जो क्या प्रोडक्शन करता है? स्पर्म। ओवरी नाम का और एक क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो क्या प्रोड्यूस करता है? जो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करती है। तो दोनों मेल गैमेट स्पर्म, फीमेल गैमेट ओवम प्रोडक्शन हो रहा है। तो सर जब मैंने छोटे बच्चे की आवाज कंपेयर की और लड़की की भी आवाज कंपेयर की तो मुझे दोनों की आवाज सरीखी लगी। जाकर देखना आपको, मैंने टेस्ट किया, आप खुद भी घर जाकर टेस्ट करना। बच्चे नहीं होंगे तो मोहल्ले के बच्चे जमा कर लेना और सबको बोलना चलो एक लाइन से खड़े हो जाओ, मेरे को सबकी आवाज सुनना है। तो सबकी आवाज सुनना, आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं नजर आएगा, सेम ही लगेगा लड़के और लड़की की आवाज। चलो ठीक है। तो सर कब चेंजेस होगी दोनों की आवाज? हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, लड़कियों की आवाज में कुछ अंतर अलग हो जाता है और लड़कों की आवाज में अंतर अलग हो जाता है। इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझो। तो लाइफ का पर्पस क्या है? रिप्रोडक्शन करना। ठीक है, रिप्रोडक्शन करने के लिए हमको क्या चाहिए? गैमेट। मेल को चाहिए स्पर्म, फीमेल को चाहिए ओवम। और मेल के स्पर्म और फीमेल के ओवम कौन प्रोड्यूस करके देता है? टेस्टिस और ओवरी। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूं कि मुझे टेम्पल में जाना है, ठीक है, टेम्पल में जाना है, सपोज दैट अगर मैं बोलूं कि आपको एक ना एक दिन एग्जाम में जाना है। आज एग्जाम का ड्यूरेशन नहीं है, लेकिन एक ना एक वक्त तो एग्जाम का ड्यूरेशन आएगा। सही है। आज पंप की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हम छोटे हैं। जैसे जैसे बड़े होंगे एक ना एक वक्त तो पंप का प्रोडक्शन की जरूरत होगा ना। बराबर है सर। आज छोटे हैं, एग्जाम नहीं देंगे, एक ना एक दिन एग्जाम का ड्यूरेशन आ गया। उस वक्त आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करोगे। क्या एग्जामिनेशन हॉल में सिर्फ और सिर्फ पेपर और पेन रहना जरूरी है? आंसर नो। क्यों सर? पेपर और पेन के रहने के अलावा उस चीज के लिए प्रिपरेशन भी जरूरी है, तब जाकर एग्जाम का सही इस्तेमाल होगा। उसी तरीके से अगर स्पर्म्स और ओवम का प्रोडक्शन होना है तो क्या सिर्फ स्पर्म्स का प्रोडक्शन हो जाए बॉडी में, क्या सिर्फ स्पर्म्स का प्रोडक्शन हो जाए काम हो गया? क्या सिर्फ फीमेल के बॉडी में ओवम का प्रोडक्शन हो जाए काम हो जाएगा? क्या सिर्फ एग्जामिनेशन हॉल में जाकर पेपर और पेन मिल जाएगा काम हो जाएगा? नहीं सर, उसके लिए प्रिपरेशन भी जरूरी है। एग्जैक्टली सेम, इफ द फीमेल प्रोड्यूसेस द ओवम, क्या उसकी बॉडी प्रिपेयर्ड है कि वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर सकती है? नहीं सर। इनिशियली द फीमेल पेल्विक गर्डल इज एट दिस शेप। ये वाला जो एरिया रहता है वो कैसा होगा? इट वुड बी लाइक सिमिलर टू मेल। ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर लेग्स जनरली जब वो स्कूल डेज के एरिया में, स्कूल डेज में रहती है, बट जैसे जैसे वो अपने रिप्रोडक्टिव पार्ट या 10-11 ईयर्स क्रॉस कर रही है, उसका पेल्विक गर्डल एनलार्ज होगा। इस तरीके से पेल्विक गर्डल एनलार्ज होगा। ठीक है, ये वाला हिप का रीजन जो है, ये वाला रीजन क्या होगा? एनलार्ज होगा। क्या ये प्रिपरेशन नहीं है? क्या ये प्रिपरेशन नहीं है एक बेबी को इस रीजन में अकोमोडेट करने के लिए? है ना सर? क्या ऐसा ही पेल्विक रीजन आपको मेल में दिखता है? एक मेल का ये वाला रीजन और एक फीमेल का ये पेल्विक रीजन कंपेयर करके देख लो, क्या एक जैसा है? आज के अभी के एज में नहीं है। मतलब ये तैयारी बचपन से नहीं तो एक समय के बाद शुरुआत होती है। जैसे एग्जामिनेशन में जाकर लंबे समय तक प्रिपेयर करते रहते हो, एक टाइम पर जाकर तो एग्जाम में पेपर भी मिलेगा और प्रिपरेशन भी रहेगी, उस वक्त रिजल्ट आएगा पास। ठीक उसी प्रकार से एक फीमेल के बॉडी में ओवम प्रोडक्शन तो होगा, बट क्या अगर ओवम प्रोडक्शन है और स्पर्म आ गया और उसकी बॉडी का पेल्विक गर्डल एनलार्ज ही नहीं हुआ है, उसके ब्रेस्ट डेवलप ही नहीं हुई है, उसकी बॉडी प्रिपेयर्ड ही नहीं है प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए, तो क्या ओवम प्रोडक्शन कर भी फायदा है? अगर मंदिर में जाते हो तो मंदिर में
पहली बात जो रहना है, आप घर से क्या बोलोगे, आई बोलोगी कि पूजा पूजा करने जा रही है, नवरात्रि आ रही, पूजा करने जा रही है। तो मन में आस्था है पूजा करने की, बेशक आपकी आई, मेरी आई, सबकी आई जाए, पर क्या मंदिर में उस पूजा के मैकेनिज्म को सपोर्ट करने के लिए एक मूर्ति की जरूरत नहीं है ना सर? तो प्रिपरेशन आप करते रहो, बट दोनों चीजें रहेगी, मूर्ति भी रहेगी और मन में पूजा की श्रद्धा और आस्था भी रहेगी, तब जाकर पूजा का मैकेनिज्म 100% सक्सेसफुल होगा। एग्जाम में पेपर भी रहेगा और प्रिपरेशन भी रहेगी, तब जाकर रिजल्ट 100% पास आएगा। ठीक उसी प्रकार से बॉडी प्रिपेयर्ड भी रहना चाहिए, और बॉडी प्रिपेयर्ड इन द सेंस मेल का मस्कुलर नेचर, फीमेल में पेल्विक गर्डल का एनलार्जमेंट, ठीक, मेल में कुछ हार्मोन, फीमेल में कुछ हार्मोन, ये हार्मोन है जो बॉडी को डेवलप करते हैं। तो दो चीज साइमल्टेनियसली चलती है सर, प्रिपरेशन भी चलना चाहिए और एग्जाम की तैयारी, मतलब दोनों चीज साइमल्टेनियसली चलना चाहिए। तो इसी तरीके से बॉडी में बार बार टेस्टिस से सिर्फ पंप नहीं बनते जाएंगे, साथ साथ में हार्मोन्स भी निकलते जाएंगे, ताकि वो आपके बॉडी को प्रिपेयर्ड करते जाए। पॉइंट क्लियर है? तो यहाँ पर सिंपल मैंने फीमेल का एग्जांपल दिया। फीमेल के 11 to 13 ईयर्स में आकर एक चीज स्टार्ट होती है, और मेल में भी एक चीज स्टार्ट होती है जिसे कहते हैं प्यूबर्टी। अगर किसी को डेफिनेशन लिखना है तो प्यूबर्टी का डेफिनेशन लिख सकता है, द पीरियड ऑफ ड्यूरेशन इन विच द मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट टू डेवलप। इट इज द पीरियड in which it is the period or it is the duration of 11 to 13 years in male and female to initiate their reproductive system। अपने भाषा में लिख सकते हैं, और एक सेंटेंस बता देता हूँ। प्यूबर्टी क्या होती है? प्यूबर्टी, प्यूबर्टी वो समय होता है जब एक मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन म्हणजे टेस्टिस और एक फीमेल की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब ओवरी डेवलप करना स्टार्ट करते हैं। माइंड से ये चीज हटा दो, टेस्टिस म्हणजे स्पर्म का प्रोडक्शन, ओवरी म्हणजे ओवम का प्रोडक्शन नहीं। साथ में और एक चीज इंक्लूड करना, टेस्टिस मतलब स्पर्म के साथ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलना, ठीक है। एग्जाम देना मतलब पेपर रहना और प्रिपरेशन भी रहना, ठीक है। बच्चे प्रोड्यूस करना है तो बॉडी प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, बॉडी में मस्कुलर नेचर रहना चाहिए। बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं जिसमें एक मेल, एक पर्सन फीमेल से डिफरेंट होते जाता है मेल, और मेल फीमेल से डिफरेंस होते चली जाती है। दोनों भी एक दूसरे से डिफरेंस होंगे कब? एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन आएगा तब। जैसे बियर्ड रहती है मेल में, फीमेल में बियर्ड नहीं रहती। चेस्ट पर हेयर रहते हैं मेल के, फीमेल में नहीं रहता। मेल में मेमोरी ग्लैंड रहता है बट नॉन फंक्शनल, इनमें मिल्क प्रोडक्शन नहीं होता, उनमें उनके ब्रेस्ट में मिल्क प्रोडक्शन होता है। मेल का पेल्विक गर्डल ब्रॉडन नहीं रहता है क्योंकि वो प्रेगनेंसी नहीं करते हैं। फीमेल का पेल्विक गर्डल ब्रॉडन होगा क्योंकि उनमें प्रेगनेंसी होती है। सही बात है। तो ये सब चेंजेस कब दिखते हैं? एक पर्टिकुलर एज क्रॉस करने के बाद 11 to 14